हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज इस वीडियो में हम आपके 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 4 और उसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है, बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इधर फोटो दिख रही होगी। आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक चैनल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप डायरेक्ट पीडीएफ को ना पढ़ के जो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिखा है उनको मैं डिस्कस करती हूँ, और साथ में जो कॉन्सेप्ट आता है हर एक क्वेश्चन के उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। तो पहला वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो आप आसानी से बिना आंसर देखे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में है, वही से सवाल आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो आपको अगर पता होगा जो एबनॉर्मलिटी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी पे हम देखते हैं कि 4D है। 4D में एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा यहाँ पे है जो आपके जो एबनॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट के जो 4Ds हैं उनमें इंक्लूड नहीं है, और वही आपको निकालना है। तो हमने देखा है कि एबनॉर्मलिटी में 4D है, तो वो कौन सा है कौन सा नहीं है हम देखते हैं। तो एबनॉर्मलिटी में है, अगर डेविएंस है वो भी एबनॉर्मलिटी में आता है, डिस्ट्रेस है वो भी आता है, डिसफंक्शन है वो भी आता है, लेकिन डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन डज नॉट कम अंडर और डज नॉट फॉल अंडर एबनॉर्मलिटी। डिल्यूजन आपका सिजोफ्रेनिया में आता है। जो डेल्यूलो इज द सोलूलो आजकल चल रहा है ना, डिल्यूशन में रहता है इंसान, डिल्यूजन में, वो आपके सिजोफ्रेनिया में आता है। तो एबनॉर्मलिटी में आपका डेविएंस आ जाएगा, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एबनॉर्मल साइकोलॉजी प्राइमरीली फोकसेस ऑन। जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी है वो हमने देखा। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी की जो पार्ट है जो हमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में बताता है, वो किस चीज़ पे मेन फोकस डालता है। नॉर्मल बिहेवियर, एडेप्टिव बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, मल एडेप्टिव बिहेवियर। तो आप बता सकते हो किस चीज़ के ऊपर फोकस डालता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो जब नाम ही एबनॉर्मल है तो ये नॉर्मल बिहेवियर पे तो फोकस करेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन जो कट कर दिया हमने। एडेप्टिव बिहेवियर नहीं, एडेप्टिव बिहेवियर तो वो होता है जो इंसान एडप्ट करता है वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये भी नहीं है। लर्न बिहेवियर वही बात है, जो एडप्ट करता है उसको सीखता है तो सीखता है। मोस्टली जो बच्चे लोग हैं देख देख के सीखते हैं, उसको हम कहते हैं लर्न बिहेवियर। सो मल एडेप्टिव बिहेवियर मतलब वो गलत आदत जो एडप्ट कर लेते हैं और उससे बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आती है, डिसफंक्शन होता है, डिस्ट्रेस होता है, इंसान डेविएट हो जाता है, डेविएंस आ जाती है। तो दैट इज़ अबाउट मल एडेप्टिव बिहेवियर। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारे किस चीज़ पे फोकस करती है? मल एडेप्टिव बिहेवियर में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स अप्रोच एबनॉर्मल बिहेवियर इज बिहेवियर दैट। सो सोशल नॉर्म के हिसाब से अब तक तो हमने एबनॉर्मलिटी क्या है वो देखा। एबनॉर्मल साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करता है? मल एडेप्टिव बिहेवियर पे फोकस करता है। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा घूम गया है, और घुमा किस तरफ है? सोसाइटी की तरफ है। तो अब सवाल है कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, यानी समाज के नज़र में कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। इज़ बायोलॉजिकली डिफेक्टिव, इज स्टैटिस्टिकली रेयर, डेविएट्स फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस, कॉजेज इमोशनल पेन। तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, क्या आंसर होगा? बायोलॉजिकली डिफेक्टिव नहीं, बायोलॉजिकली डिफेक्टिव अगर है तो उसको सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी उसका कुछ नहीं कर सकती है। स्टैटिस्टिकली रेयर नहीं, स्टैटिस्टिक से भी सोसाइटी का कोई लेन देन नहीं है। इमोशनल पेन, इमोशन का तो अभी उतना कुछ देखते ही नहीं है, वो अंदरूनी बात होती है, लोगों के अपनी अपनी इमोशन है। बट जो सोशल एक्सपेक्टेशंस को डेविएट करती है, लोगों के हिसाब से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से जो नहीं चलता है, उसी को ना सोसाइटी एबनॉर्मल बोल देती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, कैसे भी बोलो, आपको समझ आया ना, वही बात है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी बोलो समझ आना चाहिए, बोलना भी ढंग से चाहिए। ओके, सो विच अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज फेलियर इन एडेप्टेशन। तो इन अप्रोच में कौन से बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर अगर कोई इंसान है
जो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, माल अडेप्टिव, गलत अडॉप्ट कर रही है, फिर अडॉप्ट ही नहीं कर पा रही है, जैसे हमने देखा था ना माल अडेप्टिव बिहेवियर। तो ये इन अप्रोच में से कौन से अप्रोच में आएगा? सोशल नॉर्म्स अप्रोच, माल अडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच, सुपर नेचुरल अप्रोच, बायोलॉजिकल अप्रोच। नाम में ही तो छुपा है राज। तो माल अडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मतलब डायरेक्ट सवाल देखा खटाक से आंसर मार दिया, ऐसे होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा नहीं, रटने की बात मैं नहीं करती हूँ, मैं कभी रटने की नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं, नाम वाम कुछ रहते हैं जिनको आपको याद रखना है, वो आपको रटना ही है, वो हर किसी को। जैसे मेरे को भी याद है, रटा था, पढ़ा था, तभी याद है चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। बट आपको मुद्दे की बात ये है कि कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ये बात ज़्यादा लगेगी, मतलब ज़्यादा सही आप यूज़ कर पाओगे। हिंदी मतलब कोई भी मीडियम से हो, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग आता है ना, तो बहुत आंसर वहाँ पे समझ आ जाता है। जैसे यहाँ पे सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल मानो ये सारा अप्रोच आपने पढ़ा ही नहीं, सुपर नेचुरल का मतलब आपको नहीं पता है। फिर यहाँ पे ये जो वर्ड्स है, जैसे सोशल नॉर्म्स, नॉर्म्स मानो नॉर्म्स शब्द का अर्थ ही नहीं पता है आपको। मल अडेप्टिव करके एक शब्द आता है, मानो इसका अर्थ ही नहीं पता है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन को, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट कोई बच्चा अगर है, उसने ये चीज़ें पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको ये शब्द का अर्थ जो है आता है, मीनिंग आता है, तभी वो सॉल्व कर सकता है, अगर थोड़ा सा वो सेंस लगाए दिमाग का और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाले। तो हिंदी पे भी सेम बात है, आपको जो शब्द का जो अर्थ है वो समझना चाहिए। और मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहती हूँ, कई बार ऐसा होता है, एक आध शब्द ऐसा आता है जिनका हमें अर्थ समझ नहीं आता, मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो आपको अगर नहीं आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शायद लिखी होती है, मेरे हिसाब से तो मैं इतना ही जानती हूँ, वो आप ज़रूर उसको रेफ़र करें। So the interactional approach to abnormal behavior is also known as, तो जो abnormal behavior का जो इंटरेक्शनल अप्रोच है उसको हम क्या कहते हैं? सवाल ये है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच, ऑर्गेनिक अप्रोच, बायो साइको सोशल अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है, तो हमें बायो साइको सोशल, देखो इंटरेक्शन जो होती है वो साइको सोशल मतलब सोसाइटी में ही इंटरेक्ट होती है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो कि इंटरेक्ट कहाँ हो रही है, सोसाइटी में एक दूसरे के बीच इंटरेक्ट होती है। तो इंटरेक्शनल अप्रोच अगर आएगा तो बायो साइको सोशल अप्रोच। वैसे ये याद रहना चाहिए, नाम थोड़ा सा है अतरंगी, बायो साइको सोशल। ओके, एक और टर्म आता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी करके ऐसे आता है, तो उसमें भी साइकोलॉजी, फिर न्यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह आ जाता है, तो उसको भी आप नाम से याद रखो। ओके, अब सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है। DSM-5 इज पब्लिश्ड बाय, तो DSM-5 किसने पब्लिश किया है? सिंपल आंसर है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, एंड ICD-10 इज प्रिपेयर्ड बाय, ICD-10 किसने प्रिपेयर करा था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Our next question is question number 8. So according to the biological model, abnormal behavior is caused due to, तो जो बायोलॉजिकल मॉडल है वो बायोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है कि abnormal behavior कैसे हो सकता है? Is it cause of faulty learning, cognitive distortion, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल प्रेशर? क्या है आंसर, क्या हो सकता है, क्या लगता है? सो बायोलॉजिकल मॉडल है और फिजियोलॉजी मतलब इंसान की जो ह्यूमन बॉडी, आउटर बॉडी, हम फिजियोलॉजी और वो पढ़ते हैं ना, फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो बायोकेमिकल जो हमारी हार्मोनल सिस्टम वगैरह है वो बायोकेमिकल ये सारी चीज़ों से आते हैं। सो बायोलॉजिकल मॉडल है तो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड होगा। ओके, अभी लॉ एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन इज एसोसिएटेड विद, तो अगर सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन हार्मोन जो है, उस हार्मोन की अगर एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती, कम हो जाती है बॉडी में, मानो वो हार्मोन का जो सिक्रेशन है या फिर हाँ मतलब सिक्रेशन कम हो गया, या फिर उस हार्मोन का जो काम है, जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी कम हो गई है, तो ये किससे एसोसिएटेड होती है? बताओ क्या लगता है आपको आंसर?
क्या लगता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. सेरोटोनिन इज रिलेटेड टू डिप्रेशन. तो अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की लो एक्टिविटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ आपकी डिप्रेशन. सवाल नंबर 10. द साइकोडायनेमिक मॉडल एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ. तो साइकोडायनेमिक क्या है? साइकोडायनेमिक पढ़ के हम शायद पक चुके हैं. इट इज़ अबाउट अनकॉन्शियस बिलीव्स, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि साइकोडायनेमिक अप्रोच के नाम पे हमने सेकेंड चैप्टर में आई गेस पढ़ा था, सिगमंड फ्रॉइड का. तो साइकोडायनेमिक माने अनकॉन्शियस चीज़ है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर इज. तो बिहेवियरल मॉडल के हिसाब से एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे होते हैं? क्या इनहेरिटेड होती है यानी जेनेटिकली आती है, लर्नड होती है सीखी जाती हैं, फिर अनकॉन्शियस होती है, या फिर जेनेटिकली फिक्स होती है मतलब फिक्स रहती है कि इसमें है, अगर परदादा में है तो दादा में होगा, दादा में है तो पापा में होगा, पापा में है तो बेटा में होगा. क्या है? ऐसे फिक्स्ड रहती है. या फिर इनहेरिटेड भी है, वही चीज़ है ऑलमोस्ट घुमा फिरा के. बट इनहेरिटेड इज़ लाइक कि आपको कहीं से भी आता है, मतलब कहीं से भी आता है मतलब कहीं से भी आ सकते हैं. आपके फादर की फैमिली, मदर की फैमिली, दोनों फैमिली में से कहीं से भी ऐसे ट्री घुमा घुमा के आ सकते हैं. बट फिक्स्ड इज़ लाइक कि ये फिक्स रहता है कि इसके पूरे ख़ानदान में तो पागल का ख़ानदान है तो ये भी पागल है. बहुत गलत चीज़ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब जस्ट समझाने के लिए. तो बिहेवियर कैसे करते हैं हम? बिहेवियर जो है, हमारा जो बिहेवियर है, सो इस ऑप्शन में अगर आप देखो इनहेरिटेड, आप बिहेवियर को इनहेरिट नहीं करते हो. अनकॉन्शियसली भी कई बार बिहेव करते हो, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर प्रॉपरली. जेनेटिकली तो बिहेवियर की बातें तो फिक्स नहीं रहती है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड होती है. बट आपकी जो बिहेवियर है वो आप लर्नड होती है हमारी, हम सीखते हैं. जैसे प्लेट में खाना खाते हैं, ग्लास से पानी पीते हैं, ये हम सीखते हैं, ये कुछ बिहेवियर है. सो बिहेवियर इससे इसकी लर्निंग मोड से हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर आता है. क्वेश्चन नंबर 12. ओवर जनरलाइजेशन एंड इरेशनल बिलीव आर सेंट्रल टू व्हिच मॉडल. तो इसमें से कौन से मॉडल में ओवर जनरलाइजेशन होता है और इरेशनल बिलीव्स को माना जाता है? बिहेवियरल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक. बताओ क्या आंसर है. तो जहाँ पे बिलीफ की बात आ रही है तो बिलीफ इज रिलेटेड टू आपकी कॉग्निशन, आपकी मेंटल प्रोसेस. सो दैट इज द आंसर. समझ गए आप? हमारा कॉग्निशन मतलब हमारा जो ब्रेन में क्या चलता रहता है, नहीं चलता रहता है, हमारी मेंटल प्रोसेसेस क्या है, वही सारी चीज़ें हैं. तो जो हमारी बिलीव है वो हमारे दिमाग में ही रहता है ना. सो दैट इज हाउ इट इज कॉग्निशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एम्फोसाइज. जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है वो किस चीज़ पे एम्फोसिस करता है? किस चीज़ पे एम्फोसिस करता है बताओ. ओनली जेनेटिक फैक्टर्स, ओनली स्ट्रेस, इंटरेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस, एंड सोशल लेवलिंग. तो जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है वो किस चीज़ पे एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ को एम्फोसिस करता है? ना ही ओनली जेनेटिक, ना ही ओनली स्ट्रेस, ना ही सोशल लेवलिंग. ये जो वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस के बीच में जो इंटरेक्शन है या फिर जो रिलेशन है अगर हम कहें, उस पर एम्फसाइज करता है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. पैनिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय. अब जो पैनिक डिसऑर्डर है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? पैनिक डिसऑर्डर क्या है? क्या ये परसिस्टेंट सैडनेस है? क्या ये इरेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको बहुत टाइम तक डर लग रहा है, मतलब अजीब सा डर है, क्या ये है? सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर, कंपल्सिव बिहेवियर. क्या लगता है क्या आंसर होगा? सोचिए. सो पैनिक डिसऑर्डर आपने सुना होगा ना, पैनिक अटैक आता है लोगों को. सुना है क्या पैनिक अटैक? मेरा एक दोस्त को आया था व्हेन शी वाज अपियरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम. तो बहुत मतलब भयानक सा सिचुएशन हो गया था, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी, वो सीधा हॉस्पिटल में गई थी. सो पैनिक डिसऑर्डर मतलब अचानक से किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेंस फेयर होने लगता है, डर लगने लगता है. सो दैट इज़ कॉल्ड सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फेयर इज़ अबाउट पैनिक डिसऑर्डर, यानी आप पैनिक अटैक समझ सकते हो.
मतलब अटैक मतलब एक बार पैनिक अटैक आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो मतलब आपको पैनिक डिसऑर्डर है, वही है, यानी एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर। ऑब्सेशन आर बेस्ट डिफाइंड एज, तो ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन इज लाइक repeating action, involuntary muscle movements, recurrent unwanted thoughts, sudden emotional outburst। क्या है ऑब्सेशन? क्या है ऑब्सेशन? इज लाइक कि आपका ऑब्सेशन इज लाइक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो सोचते हो सोचते हो। देखो, ऑब्सेशन इज लाइक कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थॉट अगर आपके मन में है, दैट इज़ हम कहेंगे कि यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग। जैसे लोग कहते हैं ना, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं अपनी फेवरेट हो, सो वो खुद के बारे में। बट वहीं पे आपका एक टर्म आता है कंपल्शन। कंपल्शन इज लाइक कि आपको लगता है कि ये काम करना तो कंपलसरी है, आप बार 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 वही चीज़ को करते हो। सो अगर यहाँ पे कंपल्शन के ऑब्सेशन की जगह आपका कंपल्सिव बिहेवियर अगर होता है, ये देखो ऊपर का ऑप्शन में दिख रहा है। सो कंपल्सिव बिहेवियर इज रिपीटेटिव एक्शन, मतलब बार 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 आपको लगता है कंपलसरी है। मैंने खाना बनाने गई तो मैं 20 बार हाथ धो लिया, क्योंकि मुझे लगता है ये भी मैंने छुआ तो मेरे को हाथ धोना है, ये भी छुआ तो हाथ धोना है, मसाला डाला हाथ धोना है, आलू निकाले हाथ धोना है, ये करे हाथ धोना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 सेज PTSD डेवलप्स ड्यू टू। PTSD क्यों होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्यों होती है? सो नाम पे ही पता चल रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर माने ट्रॉमा के पोस्ट में, ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो क्यों होता है? सीधा ऑप्शन है, सीवियर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। अरे भाई, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर तो ट्रॉमा के वजह से ही होगा ना, बस हो गई ख़त्म बातें। क्वेश्चन 17, कन्वर्शन डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स। जो कन्वर्शन डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है? क्या होता है बताओ? कन्वर्शन डिसऑर्डर में पता है क्या होता है? क्या मेमोरी लॉस होता है? क्या आपकी मोटर और जो सेंसरी फंक्शन है वो लॉस हो जाती है विदाउट फिजिकल कॉज? आपके फिजिकल में कोई हार्म नहीं है, ऊपर से कोई लगता नहीं बीमार है, बट अंदर से जो मोटर और सेंसरी फंक्शन है वो लॉस हो जाती है। देन मल्टीपल पर्सनालिटीज, एक्सेसिव हेल्थ एंजाइटी क्या है? सो जो कन्वर्शन डिसऑर्डर होता है ना बेटा, उसमें वही होता है कि आपको बाहर से लगता है एकदम सस्त मस्त तंदुरुस्त, बट अंदर से आपकी जो मोटर और सेंसरी फंक्शन है वो सारा लॉस हो जाता है, पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है अंदर से, और बाहर से लगता है एकदम मस्त है आदमी। फिर डिसोसिएटिव फग इज कैरेक्टराइज्ड। सो जो डिसोसिएटिव फग है उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हम? हेलोसिनेशन से, डिप्रेशन से, सडन ट्रैवल विथ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, मैनिक एपिसोड्स। क्या है? अगर आपने सारे डिसऑर्डर ढंग से पढ़ लिए ना, कोई नहीं रोक सकता आपको ये सारे MCQ आंसर करने से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। सो जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है ना, आप अलग अलग जगह चले जाते हो, सडन ट्रैवल विथ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाते हो, सडनली आप भूल जाते हो आप कौन हो, आपका क्या परिचय है, कहाँ घर है, क्या नाम है, कौन आपके पापा है, कौन भाई है, क्या है, आप सारी आइडेंटिटी अपनी भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो आप। सो दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव फ्यूग। फ्यूजी, इसका क्या उच्चारण है बताइएगा भाई ज़रा। डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो डिल्यूजन होता है और हेलोसिनेशन होता है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है भाई बताओ? क्या ये नेगेटिव सिम्टम्स है? तो पहली बात तो ये जो सिम्टम्स है ये सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। अब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूरो डेवलपमेंटल है, साइकोमोटर है, क्या है बताइएगा? सो दीज आर पॉजिटिव सिम्टम्स। क्योंकि देखो, अभी अगर मैं पूरी कहानी बताऊँ सिजोफ्रेनिया की, पूरा मैं नहीं बता रही हूँ, तो सिजोफ्रेनिया के 2 तरीके के मतलब क्या कहते हैं सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में होता है क्या? डिल्यूजन होता है और हेलोसिनेशन, मतलब जहाँ पे लगता है कोई मतलब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उनको लगता है कुछ चीज़ें हैं, हो रही है, जैसे मानो कुछ नहीं हुआ है लेकिन कोई डिल्यूजन में है कि अच्छा इस लड़की से तो मेरी ऐसे बातें हो रही है,
अभी थोड़े दिन में और बातें होगी, मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो दैट इज़ लाइक आप डिल्यूजन में हो। तो आपको ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आप उस सिनारियो को अपने मन में प्ले कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। बट डे ड्रीमिंग एंड डिल्यूजन आर टू डिफरेंट थिंग। डिल्यूजन में आप ये एक डिसऑर्डर के सिम्टम्स है, बट डे ड्रीमिंग इज जस्ट लाइक समथिंग एल्स। हम उस पर पूरी कहानी पे लेक्चर देने नहीं जाएंगे। सो उसका उल्टा है अगर, तो नेगेटिव है। ना हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी सवाल 7 करोड़ का। ADHD इज क्लासिफाइड अंडर ADHD किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है बेटा? सो ADHD इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जब आपकी जो न्यूरो डेवलपमेंट है, जो न्यूरल डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं होती, तब आपको होती है ADHD। सो इट इज क्लासिफाइड अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और आपकी ये जो सारी जो आंसर शीट है ना, आंसर की है, सब बेटा यहाँ पे दिया है। बायोसाइकोसोशियल, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ओ सॉरी मैंने आप लोग को गलत बता दिया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल नहीं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, माय बैड। फिर WHO, बायोकेमिकल, ये सारी चीज़ें, ये वही बात है, आंसर यहाँ पे है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5। तो ध्यान देना और ध्यान से पढ़ना। दैट्स इट, थैंक यू।